अब सूरत हाल ये है जी कि हम 16वें चैप्टर का आगाज करने लगे और 16वें चैप्टर को हम कहते हैं ये है अपील। क्या है? फॉर्म ऑफ अपील कौन कौन से हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। देखिए क्या ये वो अपील है कि जब अम्मी खाने में नमक कम डाल देती हैं, अब्बू चले जाते हैं दादी अम्मा के पास और जाके अपील कर देते हैं, ऐसा होता है। यहाँ बहुत दिन घर में दाल पकती रहे, कोई गोश्त वोश्त ना पके तो अपील दायर हो जाती है, ऐसा चक्कर नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये और तरह की अपील है। अच्छा, ये अपील है मोस्ट अपील अराइज ऑन द अकाउंट ऑफ। देखिए अपीलें होती क्यों है? पहली बात जाहिर है कोई डिसएग्रीमेंट होता है, किसी बात से आप मुत्तफिक नहीं होते और आप जज के सामने चले जाते हैं और वजह कोई नहीं हो सकती। तो देखिए अपील इसलिए होती है कोई डिसएग्रीमेंट हुआ। किस तरह का डिसएग्रीमेंट हुआ? या तो लॉ की इंटरप्रिटेशन जो कमिश्नर साहब कर रहे हैं आप उससे मुत्तफिक नहीं है, आप कहते हैं नहीं लॉ ये नहीं कह रहा, लॉ ये कह रहा है कि अपनी तशरीह कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये हो सकता है कि रिगार्डिंग द क्वांटिफिकेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, के मेरी इनकम इतनी नहीं बनती, ये ज्यादा काउंट कर रहे हैं, या टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा बना दी गई है। तो यहाँ फिर यह है कि वायलेशन तो मैंने किया है लेकिन ये डिफॉल्ट सरचार्ज मुझे ज्यादा डालने, पेनल्टी मुझे ज्यादा डालने। जाहिर बात है ज्यादातर अपील टैक्स दहिंदगान और टैक्स जमा कराने वालों के दरमियान काबिल आमदनी और इस पर टैक्स की जिम्मेदारी के साथ साथ पहले से तयशुदा सरचार्ज, जुर्माना वगैरह की वसूली के बारे में इख्तलाफात की वजह से पैदा होता है। जाहिर है उसमें इख्तलाफात हो जाते हैं, उसमें जैसे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, तो इस वजह से अपील जो है वो करना पड़ती है। अब अपील का जो मामला है वो ये है कि अपील नहीं एग्रेसिव हो जाते हैं लोग बात करते अपील में इस तरह से, तो मैंने कहा उसकी तस्वीर लगा दे। क्या हाल? अच्छा, अब सर्कमस्टांसेस गिविंग राइज टू अपील टू द कमिश्नर, किस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं? कहते हैं जी पहली बात यह है कि कभी बेस्ट जजमेंट दे दी हो, बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट कर दी गई हो, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी हो ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, लेकिन आप उससे मुत्तफिक ना हो, या अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कर दी गई हो। कल आपने असेसमेंट मैंने पढ़ा था कि अमेंडमेंट कर दी जाए, वो इनकम जो आपने दी है उसमें चेंज कर दिया जाए असेसमेंट के एतबार से, या ऑर्डर सबमिट किया जाए विच अनजस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू टैक्स पेयर। ऐसा ऑर्डर का इजरा किया गया है कि जी अभी टैक्स साल बाद आना है, तो अक्सर ये होता है कि लिप्टन वालों की फैक्ट्री में घुसे और जाके कह दिया देना तो है ना टैक्स, तो 3-4 लाख तरह जमा करा दो, हमें कुछ रेवेन्यू मैनेज करना। ऐसा भी होता है। तो ऐसी सूरत में कोई ऐसी डिमांड आ गई जो वो समझता है कि अनजस्टिफाइड है, या फिर ऐसी है कि एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन, के हम हद समझ लिया गया है किसी ऐसे शख्स को आपका नुमाइंदा करार दे दिया गया जो कि आपका नुमाइंदा नहीं है, बनाया नहीं है, दिया था 1 साल के लिए, चार्ज मुल्क से बाहर गए थे आप, लेकिन वो अगले के लिए भी कंसीडर किया जा रहा है। ये वसीम अकरम वगैरह बड़े बड़े प्लेयर अक्सर मुल्क से बाहर जाते हैं तो एक रिप्रेजेंटेटिव छोड़ जाते हैं अपने टैक्स इश्यूज, बिजली के बिल, नलके के बिल जमा कराने के लिए, ठीक है। तो कोई ऐसा मिसयूज नहीं कि वो बंदा आपने बर्खास्त कर दिया लेकिन वो अभी भी रिप्रेजेंटेटिव बन के काम खराब कर रहा है। या फिर क्या है, एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग द टू रेक्टिफाई द मिस्टेक, कोई ऐसा ऑर्डर है जो रेक्टिफाई करना हो रही है मिस्टेक वगैरह के लिए, उससे मुतल्लिक या ऐसी सूरत, एन ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग असेसमेंट और डिक्रीजिंग रिफंड। जाहिर है ये सारी बातें ऐसी हैं कि रेक्टिफिकेशन की गई है मिस्टेक की, वो गलत है, आपको पसंद नहीं आई, या क्या हुआ है आपकी जो टैक्स असेसमेंट की गई है उसके अंदर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रही है, असेसमेंट इंक्रीज हो रही है, और जो आपने वसूल करना है रिफंड वो कम हो रहा है। ऐसे हालात पैदा होते हैं। इसका मतलब मुख्तसर करें ना तो बात यह बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की गई, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की गई, आपको पसंद ना आए, ठीक है जी, आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी ड्यू कर दी जाए, आपको कोई ऐसा ऑर्डर दिया जाए जो आपको पसंद ना आए, आप उससे मुत्तफिक ना हो, या आपकी जो असेसमेंट है इंक्रीज कर दी जाए और आपका रिफंड रिड्यूस कर दिया जाए,
या किसी गैर तयशुदा बंदे को आपका रिप्रेजेंटेटिव माना जा रहा हो। तो इस तरह की सिचुएशन में अक्सर क्या होता है, सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जिसके अंदर क्या होता है, अपील आ जाती है। अच्छा, अपील का ना एक पूरा निजाम है। अगर आप देखेंगे मिसाल के तौर पर सबसे पहले कमिश्नर दो तरह के आपने पढ़े थे। एक फील्ड कमिश्नर है जो टैक्स की असेसमेंट करता है, इंस्पेक्टर का रोल प्ले करता है, इंस्पेक्ट करता है जगह जगह जाके। और एक कमिश्नर वो होता है जो सेट असाइड होता है, वो एक जज का रोल प्ले करता है। अपील हमेशा उस कमिश्नर के पास जाती है जो जज का रोल प्ले करता है, और आमतौर पे इस पैनल में वो वाला कमिश्नर शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि अगर उसको शामिल किया गया तो मामला बाइस्ड हो जाए, क्योंकि उसने तो असेसमेंट पहले दे दी हुई थी। अगर उसको बढ़ाएंगे तो वो फिर उसी पे दबाव डालेगा। क्या ख्याल है? तो ये रूल है कि अगर आप अपील करते हैं किसी चीज की तो जो पहले वाला जज है वो नहीं होना चाहिए, वो मुख्तलिफ जज होना चाहिए उसूली तौर पर। अच्छा, उसके बाद चले जाते हैं किस पे, तहसील लेवल के एपलेट ट्राइब्यूनल पे, तहसील लेवल। अब वहां पे मसला हल हुआ तो फिर कहां चले जाएंगे, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट से फिर आपको पता है बंदा कहां जाता है, सुप्रीम कोर्ट। और फिर एक ऐसा भी होता है जिसके अंदर एक बड़ी टीम बना दी जाती है, इसको अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा ही टेक्निकल केस आ जाए तो पूरी बार बैठा देते हैं, सॉरी पूरे ही जज बैठा देते हैं। तो हकीकत में देखा है कि जब 10 या 12 जज बैठे होते हैं तो हकीकत में वो सुप्रीम कोर्ट का रोल तो नहीं कर रहे होते, वो रोल क्या कर रहे होते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर रहे होते हैं। तो इस तरह कुछ लोग बन जाते हैं और कुछ जुड़ जाते हैं, लेकिन ये होता है काफी टेक्निकल मामलात में, आमतौर पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मामलात आमतौर पे यहाँ पे मैक्सिमम सॉल्व हो जाते हैं, कभी कभी यहाँ तक जाते हैं। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर द कमिश्नर। क्या प्रोसीजर? कहते हैं जी पहली बात ये है, एनी पर्सन हु हर्ट, ऐसा बंदा जो दुखी हुआ है, इसका दिल दुखा है, गमगीन हुआ है, उसका नुकसान हुआ है किसी वजह से, बाय एन ऑर्डर पास्ट कमिश्नर आर टैक्सेशन ऑफिसर कैन फाइल द पिटीशन। तो वो फाइल कर सकता है कौन, जो बंदा बेचारा जख्मी हुआ। तो बी इन द, किसके ऊपर करेगा जी, सादा चिट्ठी लिख के ले जाएगा या अपनी मर्जी के कागज पे जो मर्जी कंपोज करके ले जाए? नहीं, एक फॉर्म दिया जाएगा उस तरह। जितने मर्जी गुस्से में है उसको अपने मैनर पे क्या रखना पड़ेगा, काबू जी। तो क्या करेगा, बी वेरीफाइड एंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जो भी तरीकाकार है उसके तहत काम होगा। एंड स्टेट द ग्राउंड्स ऑफ अपील, स्टेट द ग्राउंड्स ऑफ अपील, यानी रीजन तो बयान करनी पड़ेगी ना। ग्राउंड का मतलब क्या करनी पड़ेगी, रीजंस, वजह क्या बनी, क्यों आना पड़ा आपको, अलॉन्ग विद द फी। ये फी अब वो वाली है कि बस जरूरत बाकी अखराजात पूरे हो जाए। क्लियर जी? अब बात यह आ जाती है फी फॉर अप्लाइंग। द फी विल बी कितनी, 5000। किसके लिए, इफ कंप्लेनेंट इज कंपनी। लेकिन अगर कंप्लेनेंट कंपनी नहीं है, एओपी है या अकेला बंदा है तो 2500। लेकिन अगर अपील की गई है असेसमेंट ऑर्डर के बाद तो फिर भी खर्चा कितना होगा, 5000। बाकी कोर्ट प्रोसीजिंग है वो उसके ऊपर डिमांड कर सकते हैं, जो भी अखराजात उनके आ रहे हैं, जो भी। क्लियर जी? हाँ, हो सकती है ऑडिट का जो नतीजा निकले उसके बाद फिर एक असेसमेंट हो जाती है और उसके बाद आप अपील कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, क्लियर जी? मुश्किल नहीं लग रही बात आपको? क्यों भाई? कि एक कंपनी को 5000 देना है, एक इंडिविजुअल को 2500 देना है, और अगर असेसमेंट हो चुकी है तो फिर दोनों में से कोई भी हो उसको 5000 देना है। बाकी सीरियस केसेस की अपनी नियत होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ कमिश्नर वाले पहले लेवल की, ऊपर लेवल का रहेगा, खर्चा ज्यादा होगा। हाँ नहीं, ये यहाँ ये लिखना था कि विदाउट फी। मैंने फिक्रा छोटा किया तो ज्यादा ही छोटा।
विदाउट फी नो अपील इज एक्सेप्टेबल। अगर कोई फी सबमिट नहीं करेगा तो फी सब जो क्या होगी, अपील एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और मैंने दिखा दिया, ये जो बैठा हुआ है ये मोटू सा, सॉरी ये मतलब जो है प्रोमिनेंट सा आदमी, तो ये जो है ये कमिश्नर है और ये जो है ये कोई उसका असिस्टेंट है, और ये जो मुझे लग रहा है ना बेचारा मुंह लटका के बैठा हुआ है, ये टैक्स पेयर लग रहा है। अच्छा बच्चों, नहीं आमतौर पे वो इसके सामने बैठा होता है, बिल्कुल इसके सामने बैठा होता है, साइडों में नहीं बैठा, फ्रंट पे। अच्छा बच्चों, अब ये अपील शैल बी फाइल्ड विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट्स, इन टाइम लिमिट्स में फाइल की जा सकती है। अपील जो रिलेटेड है असेसमेंट ऑर्डर के साथ, असेसमेंट ऑर्डर हो चुका है तो कहता है इट विल बी रजिस्टर्ड विद द कमिश्नर विद इन द 30 days ऑफ सर्विस ऑफ डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस ये होता है कि आप जाते हैं जब अपील लेके सारे डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं तो वो आपको एक डिमांड नोटिस दे देते हैं। एक्चुअली वो बैंक का चलान होता है, क्या होता है, बैंक का चलान होता है, वो जिसपे 5,000 आप पे करके आते हैं। तो जो 5,000 आप पे करके आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड नोटिस। गैस का मीटर, बिजली के मीटर पे भी डिमांड नोटिस होता है। तो डिमांड नोटिस जब आप पे कर देते हो तो उसके कितने दिन में केस रजिस्टर हो जाएगा, 30 दिन के अंदर अंदर ये रजिस्टर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अपील इज नॉट रिलेटेड टू द असेसमेंट ऑर्डर, फिर क्या होगा, फिर भी वही बात है कि दिस विल बी फाइल विद द कमिश्नर अपील विद इन द 30 days ऑफ द क्या है सर्विस ऑफ ऑर्डर, नहीं डिमांड नोटिस ही कहेंगे इसको, ठीक है, डिमांड नोटिस ही कहेंगे। अच्छा जी, द कमिश्नर अपील में एडमिट द अपील इफ गुड कॉज इज शोन एंड द एप्लेंट, एप्लेंट का मतलब है एप्लीकेंट पहले, ठीक है जी, हैज टू अप्लाई फॉर इट एंड द बोर्ड में प्रिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अपील। तो ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए प्रोसीजर डिफाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे दिया भी हुआ। अच्छा बच्चों, अब प्रोसीजर फॉर अपील जो अभी चल रहा है, कहता है द कमिश्नर अपील शैल गिव द नोटिस ऑफ द डे ऑफ, क्या है जी, डे ऑफ हियरिंग। तो वो डे ऑफ हियरिंग का क्या करेगा, नोटिस देगा। कौन से वाला कमिश्नर, अपील वाला जो जज है, यानी आप काम शुरू हो गया ना, प्रोसीजर शुरू हो गया। अच्छा, अब जो कमिश्नर अपील आई थिंक दैट अ टैक्स रिकवरी शैल बी कॉज्ड अनड्यू हार्ड। अगर कमिश्नर अपील समझता है कि जो केस की हालत है और जितना इसका बड़ा डिनायल है, ये लगता नहीं कि मैं जल्दी ये पैसे देने पे एग्री हो जाएगा, तो जो कमिश्नर दूसरे वाला है, कौन से वाला, जिसने केस बनाया था, असेसमेंट की थी, वो 30 दिन इसको देगा, किसको, अपील वाले को। तो कहता है he may stay recovery up to 30 days after providing the commissioner an opportunity of being heard। यानी सुने जाने के 30 दिन के अंदर अंदर ये रिकवरी हो जाएगी। इसके अंदर 30 दिन का मजीद इजाफा किया जा सकता है, यानी 30 दिन का जी। एक होता है ना कि देखिए ये क्यों लिखा अनड्यू हार्डशिप, वजह ये है कि बाज़ बार ऐसा होता है ना, मामला आपके पास आया और एक ही सिटिंग में फाइनल हो गया, अब वो कल परसों तक कर देगा सबमिट, पैसे नहीं करेगा तो दोबारा कॉल कर दिया जाएगा, 1 या 2 सिटिंग में हो गया। लेकिन बाज़ बार पता लग रहा होता है कि ये लंबा चौड़ा मामला है, ये जाएगा, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, 30 दिन और 30 दिन आगे मजीद एक्सटेंड किए जा सकते हैं। कमिश्नर अपील में एडजर्न द हियरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब वो फिर जाहिर है उसके पास केसेस का जो मामूल है उसके मुताबिक वो टाइम टू टाइम कॉल कर सकता है हियरिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, कमिश्नर अपील में बिफोर हियरिंग ऑफ एन अपील अलाउ एंड कॉम्प्लीमेंट टू फाइल एनी न्यू ग्राउंड। यानी ये हो सकता है कि कमिश्नर अपील जो है सुनने से पहले कह सकता है कि जो ग्राउंड है, जो रीजन है, उस पर नहीं, दूसरी रीजन पर ये फाइल होना चाहिए, केस इस चीज का नहीं, केस उस चीज का है, तो लिहाजा वो बदल सकता है इसकी ग्राउंड। एंड देन कमिश्नर अपील में बिफोर डिसाइडिंग एन अपील कॉल पार्टिकुलर्स, यानी वो आपसे कागजात वगैरह हर चीज मांग सकता है, एंड मेक फर्दर इंक्वायरी थ्रू कमिश्नर, इंक्वायरी कर सकता है फैसले से पहले।
और सुनने से पहले भी, कमिश्नर अपील शैल नॉट एक्सेप्ट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड। अगर आप प्रोड्यूस नहीं करते कोई डॉक्यूमेंट तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा एविडेंस को जब तक तुम उसका सबूत नहीं लाओगे। और दूसरी बात यह है कि किसी खास हालत में वो ऐसा कर भी सकता है, सॉलिड रीजन की सूरत में कर भी सकता है, जैसे आप कोई माइग्रेंट है या इमिग्रेंट है या फ्लड की सूरत हाल में कुछ चीजें लॉस हो जाती है, तो ऐसी सूरत में हो भी सकता है। नो प्रॉब्लम बच्चों। तो यहाँ तक ये सिचुएशन हो जाती है, लेकिन ये नहीं कि उसको कागज वो छोड़ देगा, ज़ाहिर है उसके लिए कोई टाइम बार ज्यादा दे देगा कि डुप्लीकेट बनवा लो वगैरह वगैरह वगैरह, बाकी कोई सूरत नहीं। क्लियर बच्चों, यहाँ तक हमने कर लिया। तो अब ये जो है ना एक एरिया कवर हो गया कि अपील क्या है, अपील का प्रोसीजर क्या है, ठीक है, और अपील किन हालात में होती है,